आज हम क्लास 10th के वो एमसीक्यू जो बचे हुए थे वो करेंगे। पहला, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, तो थीटा का मान बताओ। तो आपको अगर वो टेबल याद है तो आपको पता होगा कि साइन थीटा और कोस थीटा का कौन सा मान बराबर होता है। तो हमें पता है कि साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान होता है 1/√2। इसका मतलब थीटा का मान हो गया 43। एक स्तंभ के आधार से, ये स्तंभ है, ये इसका आधार है, इससे 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से कोण, उन्नयन कोण जो आंख से ऊपर देखते हुए बनता है, अवनमन कोण जो नीचे की तरफ बनता है, दोनों बराबर होते हैं। तो वो कह रहा है कि ये कोण 60 डिग्री है, ये 40 है, तो स्तंभ की ऊंचाई बताओ। तो जब ये त्रिभुज बन जाए तो आप देखो कि आपको दिया हुआ क्या है, आधार है, लंब है, कर्ण है। तो हमें लंब और आधार दिया हुआ है, वो होता है टेन थीटा के बराबर। लंब तो दिया हुआ है h, आधार दिया हुआ है 40 और ये दिया हुआ है 60। टेन 60 का मान √3 होता है, तो h बराबर 40√3, ये आंसर है। उसके बाद एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये वृत्त है, इस पे कितनी खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी? तो आंसर हो जाएगा अनंत, बहुत सारी, गिन नहीं सकते। वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, दोनों में अंतर है। इसमें वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, इसमें वृत्त के एक बिंदु पर। तो ये वृत्त है, इसका एक बिंदु कहीं भी मान लो, जैसे ये है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं, सिर्फ एक, तो ये इसका आंसर है। वृत्त के बाहर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो ये वृत्त है, ये बाहर एक बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं, तो ये आपके प्रमेय भी है, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो कितनी खींच सकते हैं, 2। वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, ये वृत्त का व्यास है, स्पर्श रेखाएं ये व्यास के सिरों पे, तो ये कैसी होगी, पैरेलल, समांतर, समांतर रेखाएं होगी। 3 असरेखीय बिंदु से कितने वृत्त गुजरेंगे, तो 3 बिंदुओं से सिर्फ एक वृत्त गुजरता है, सिर्फ एक। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण है वो लंब होता है, यानी 90 डिग्री। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखाओं के मध्य 80 डिग्री का कोण है, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, यहां 80 है। तो वो कह रहा है केंद्र पर बना कोण बताओ, यहां बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो सम्मुख कोण संपूरक होते हैं 180 डिग्री। तो जो भी दिया हुआ है 180 में से बाकी कर दो, आंसर आ जाएगा 100। अगर इधर 100 दिया हुआ है तो 180 में से बाकी कर दो, ये आ जाएगा 80। और ये दोनों कोण हमेशा
90 डिग्री होते हैं, जो ऊपर देखा हमने, इस तरह से। लेकिन अगर वो एग्जाम में ये आधा पूछ ले कि आधा बताओ, तो फिर ये पूरा हुआ था 100, तो आधा कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और त्रिज्या ये लंबाई 12 है, ये 5 है, तो बताओ ये कितनी होगी। इस चित्र में ध्यान रखना, यहां 90 डिग्री होता है तो 90 के सामने वाली कर्ण होती है हमेशा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़ा तो 169, और 169 का होता है 13। इसके बाद देखो दो वृत्त कैसे होते हैं, ये आपकी किताब में रिक्त स्थान है। तो दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होते, क्या होंगे, समरूप। क्यों, क्योंकि जैसे एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो इनकी त्रिज्या तो अलग अलग है। समरूप, इनका रूप एक जैसा है, इनको देख के आप यही कहोगे कि ये वृत्त है। दो वृत्त बाह्य प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी। तो देखो अगर वो बाह्य स्पर्श करे, तीन चीजें चार चीजें बता रहा हूं। ये सबसे पहले है बाह्य स्पर्श, कितनी होगी, ये दोनों पे, ये दोनों पे, ये इस पे, कितनी हो गई, 3 स्पर्श रेखा। दूसरा आ जाए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाह्य प्रतिच्छेद करे, ऐसे दूर से प्रतिच्छेद कर देते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर देते हैं। तो कितनी, 1 2, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगी। दोनों की उभयनिष्ठ चाहिए, तो ये कब है, जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। अगर वो अंतर स्पर्श करे तो, अंदर की तरफ स्पर्श करे तो, दोनों पर उभयनिष्ठ, तो वो एक ही होती है बस। और अगर दो वृत्त एक दूसरे से दूर दूर हो, ये बाय कंफ्यूज करेगा, इसको हटा ही दो, दूर दूर हो तो कितनी खींच सकते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जब दूर होते हैं, जब अंतर स्पर्श करते हैं तो 1, जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3, और जब प्रतिच्छेद करे तो 2। ध्यान रखना ये भी। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो आपने घड़ी देखी होगी, ये 12 पे है मिनट की सुई। अगर ये 1 मिनट में 12:01 हो गया, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाई, कैसे करोगे। तो भाई घड़ी की जो मिनट की सुई है ना, वो एक चक्कर पूरा करती है कितने में, एक चक्कर में कितना कोण बनाती है वो, यहां से चालू होकर वापस आ जाए तो एक पूरा वृत्त का अंश यानी 360। एक चक्कर में कितने मिनट लगे उसको, कि भाई 60 मिनट लगे, कब आएगी वापस। तो फिर 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 360 बटा 60, 6 डिग्री का। ये फिक्स है, याद कर लो। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, और घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी आधा डिग्री का। कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में हिलती हुई दिखती नहीं है, तो इसका मतलब है, लेकिन वो कुछ तो खिसकी होगी, वो खिसकी है सिर्फ इतना, आधे डिग्री का।
वृत्त की परिधि 176 है तो त्रिज्या बताओ। तो आपको पता होगा परिधि का फार्मूला 2πr, 176 दिया हुआ है, पाई की जगह 22/7, ये 22 8 बार कट गया, ये 2 से 4 बार कट गया, तो r बराबर 7 × 28। आप कैसे भी वज्र गुणा करके कर लो, आंसर यही आएगा। चाप की लंबाई का फार्मूला पाई r थीटा 180, ये होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब परिधि के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है चाप की लंबाई। और त्रिज्यखंड, इसमें दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। छोटा वाला है तो लघु, बड़ा वाला है तो दीर्घ। तो वो कह रहा है कि त्रिज्यखंड का भी बताओ। तो देखो यहां हो जाता है r² और नीचे हो जाता है 360। तो ये तो है क्षेत्रफल का, ये है चाप की लंबाई का। उसके बाद यदि लघु त्रिज्यखंड का कोण 250 है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बताओ। यानी एक कोण आपको दिया हुआ है, ये वाला जैसे मान लो कि 250 है, तो ये वाला बताओ, इधर वाला तो पूरा 360 होता है, तो कितना होगा 360 में से बाकी कर दो, तो आंसर आ जाएगा 110। 14 सेमी व्यास वाले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो पहिया, पहिया ऐसा होता है और इसे हम बोलते हैं परिधि। तो वो कह रहा है कि ये एक चक्कर यहां से शुरू होकर वापस घूमा, यानी एक परिधि हो गई। तो त्रिज्या दी हुई है 60 क्योंकि व्यास का आधा, तो परिधि का फार्मूला 2πr, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, 44 सेमी। ये अपना आंसर है। फोटो। अब ये अगले सवाल, सबसे पहले ये फार्मूले हैं, 1-2 नंबर के फार्मूले जरूर आएंगे। बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, πr² h। ध्यान रखना, शंकु में सिर्फ 1/3 और लग जाता है और यही हो जाएगा πr² h, दोनों का सेम है। और गोले का 4/3 πr³। अगर आधे गोले का पूछे तो 2/3 πr³, 2 का भाग दे दो। गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ध्यान रखना। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये 4 है, इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे गुलाब जामुन होता है उसको आधा काटते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, तो ये वक्र पृष्ठ तो ये रहा, ये 2πr² है और इसमें एक वृत्त आ जाता है ये ऊपर, तो ये 2 और 1 3πr² होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। दो गोलों की त्रिज्या 1:2 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो मान लो कि पहले गोले का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे का A2 है। क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका भी वही होता है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है अनुपात में। तो 1 और ये 2, यानी ये 4π तो कट गए, यहां 1 यहां 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर आएंगे 1:4। शंकु की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, तो भाई शंकु ऐसा होता है।
ऊंचाई दे रखी है 8, ये दे रखी है 6, तो बताओ तिर्यक ऊंचाई यानी ये कर्ण हो गई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। 36 और 64 100, तो L बराबर 10 सेमी। ये सवाल गोले की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन V में संबंध क्या होता है? इन तीनों में एक संबंध होता है कि गोले का जो आयतन होता है ना, उसका 3 गुना उसके क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या को गुणा करे उसके बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल और त्रिज्या को गुणा करें तो वो आयतन का 3 गुना हो जाता है। ये इसमें संबंध है। घन का आयतन 125 है, तो एक फलक का घन आपको पता है 6 वर्ग से मिलके बनता है। घनाभ 6 आयत से और घन 6 वर्ग से। इसमें 6 फलक होते हैं, तो वो कह रहा है सिर्फ एक फलक का बताओ, यानी वर्ग का बताओ। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन दिया हुआ 125, तो घनमूल 125 का 5 होता है। अब वो कह रहा है एक फलक यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, एक फलक का मतलब वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 25। एक घनाभ में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, जैसे मान लो ये घनाभ है, तो ये इसका विकर्ण पूछ रहा है, इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला याद होना चाहिए, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है इसका आंसर। और अगर वो कह देता कि घनाभ की जगह घन है, तो घन का विकर्ण होता है L√3, क्योंकि यहां भी L यहां भी L, सब भुजाएं बराबर होती है, तो ये 3L स्क्वायर, L स्क्वायर का L बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। आयतन कौन सी वस्तुओं का होता है? तो वे वस्तुएं जो त्रिविमीय हो, 3 विमाओं वाली होती है, उनका आयतन निकलता है। 3D बोलते हैं उसको, 3 डायमेंशन। बेलन व शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन का अनुपात बताओ। तो देखो आयतन, आयतन पहले दिया है बेलन, तो बेलन का आयतन πr²h। शंकु 1/3 πr²h। वो कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, बराबर है तो 1 2 लगाने की जरूरत नहीं, ये पूरा कट गया, तो ऊपर गया 3, नीचे आया 1, तो अनुपात है 3:1। उसके बाद है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 24 से 30, माइनस नहीं, 24 से 30, तो वर्ग चिन्ह होता है कि इन दोनों को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग आधा कर दो, तो 30 और 24 होते हैं 54, और 54 का आधा 27। इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। जो भी देवे उनको जोड़ो और आधा कर दो। फिर वो कह रहा है कि इसका परिसर बताओ, तो परिसर का ध्यान रखना, परिसर में क्या होता है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या छाटो, कौन सी है? सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी 13, सबसे छोटी 6, बाकी निकाली तो 7। इसे बोलते हैं परिसर। फिर वो कह रहा है कि 1 2 3 का माध्य बताओ। इसका माध्य, तो ये एपी है, आपको नजर आ रही है, तो
इसका सीधा फार्मूला याद कर लो पहले तो, n+1/2 ये होता है। कैसे आया कि भाई अपना योग का फार्मूला क्या होता है कि भाई सबको जोड़े तो 1+2+3, तो Sn बराबर n/2 a यानी 1 और an यानी nवा पद, ये होता है। ये क्या हुआ कि n पदों की जोड़ हुई, लेकिन माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा n/n हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। तो ये आया n+1/2 और ये n का भाग, ये आंसर आएगा। 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है तो x बताओ। तो भाई देखो माध्य का फार्मूला होता है, अभी अभी अपन ने किया, सबको जोड़ दो n का भाग, माध्य दिया हुआ है 10, x सिग्मा x का मतलब इन सबको जोड़ो, 6, 8, 9 x और 13, कितनी संख्या है, 5 है। तो ये 5 इधर गुणा होगा तो 10×5 = 50, इनको सबको जोड़ेंगे तो 13 और 8 21 और 9 30 और 6 36, तो x बराबर 50 में से 36 गए तो 14, ये अपना आंसर है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो पहली 5 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कितनी संख्या 5, जोड़ लो 9 10 10 10 20 5 25, तो इनका माध्य आ जाएगा 5। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो आपके पास एक तो है प्रत्यक्ष विधि, ये वाली जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसे कहते हैं वर्गीकृत, इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये कल्पित माध्य की विधि है और ये लघु विधि, पद विचलन विधि। तीनों में से कोई सा भी फार्मूला लिख दो, तीनों ही लगते हैं इसमें। कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये जो हम मीन मोड मीडियन माध्य माध्यक बहुलक पढ़ रहे हैं उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो इनके अलावा कोई भी नाम आ जाए, जैसे माध्य विचलन, ये आया था एक बार, तो माध्य विचलन कभी भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, ध्यान रखना। तो माध्य माध्यक और बहुलक में से किसे हम ग्राफ के द्वारा नहीं बना सकते, तो वो है माध्य। माध्य को हम ग्राफ के द्वारा नहीं दर्शा सकते। उसके बाद में माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध बताओ, तीनों में क्या संबंध है, तो तीनों में संबंध क्या है, ये बहुलक एक ही होता है तो इधर 3 में से 2 की बाकी कर दो, 3 तो माध्यक होता है और 2 माध्य होता है, 3 में से 2 गया तो 1, ऐसे याद करने की ट्रिक है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। लास्ट है कि यदि बहुलक 17 है, यही फार्मूला लगेगा, बहुलक 17 है माध्य 14 है, तो ये बहुलक 17 माध्यक हमको निकालना है और ये है 14, रख दो, तो 17 वो माइनस का इधर आएगा, 14 दूना 28, 3 माध्यक, इनको जोड़ो 8 और 7 15, 1 3 और 1 4, तो ये माध्यक के पास जो 3 है वो आ जाएगा भाग में, और जब इनका भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 15, ये अपना आंसर है। तो आप इनकी फोटो लो और इनको याद करो।